बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कि किस तरीके से हम मोर देन वन कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इनका इक्विवेलेंट रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक है, जिसका पहला पार्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, वो उसमें हमने कराया था। अब भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम पढ़ेंगे, तो हमारे पास दो ही कॉम्बिनेशंस है। आज की इस लेक्चर में हम कराते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मोर देन वन कैपेसिटर्स को हम अगर कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, तो दो ही तरीके हैं। या तो उनको जो है इंड टू इंड कनेक्ट कर लें, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का नाम दे देते हैं, या फिर जो है इनको पैरेलल कनेक्ट कर ले, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस के फ्लो के लिए सिंगल पाथ होती है, वाइल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है मोर देन वन पाथ चार्जेस के फ्लो के लिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज किस तरह से स्टोर होगा, इक्विवेलेंट चार्ज की क्या होगी, और साथ में जो है वोल्टेज का क्या हाल होगा। तो स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है it is the combination, yeah, it is the way of connecting capacitor, more than one capacitors. It is the way of connecting more than one capacitors ends to ends. Yeah, the way, the method of connecting capacitors end to ends is known as series combination of capacitors. Students, यहाँ पे दो कैपेसिटर्स मैंने लगा दिए हैं और इनको जो है इंड्स टू इंड लगा दिया है। मतलब ये है कि इसके बाद जो है दूसरा कनेक्टेड है। तो इसमें सबसे पहले जो है बात क्या है कि इसमें हम इंड टू इंड कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, एक के बाद दूसरा जो है। दूसरी बात यह है कि चार्जेस के फ्लो के लिए सिंगल पाथ ये प्रोवाइड करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है चार्जेस के फ्लो के लिए सिंगल पाथ प्रोवाइड करता है। तो जब ये सिंगल पाथ प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज ये पॉजिटिव चार्जेस है, तो चूंकि चार्जेस के फ्लो के लिए पाथ सेम है, एक ही पाथ है, तो यहाँ पे चार्जेस भी सेम रहेंगे। सपोज अगर ये कोई बैटरी है या वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे जितने चार्जेस यहाँ से मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस टू द फर्स्ट कैपेसिटर, सपोज 4 चार्जेस यहाँ से मूव करते हैं, तो यही 4 चार्जेस जो है वो इस दूसरे के ऊपर भी स्टोर होंगे। यही सेम चार्ज जो है दोनों कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होंगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि चार्ज जो है along the सीरीज कॉम्बिनेशन या along द सर्किट जो है वो सेम रहेगी। टोटल चार्ज यहां से जितना मूव हुआ है वही चार्ज जो है कैपेसिटर 1 के ऊपर भी स्टोर हुआ है, और उतना ही चार्ज जो है कैपेसिटर 2 के ऊपर भी स्टोर हुआ है। तो मतलब ये है कि चार्ज जो है दोनों के ऊपर सेम होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर और यहाँ के ऊपर दोनों चार्जेस, और जितने बैटरी ने सप्लाई किए हैं वो जो है उनकी अमाउंट सेम रहेगी। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, तो सिंपली यहाँ पे जो चार्ज यहाँ से मूव हुआ है, बैटरी ने जितना चार्ज सप्लाई किया है, और कैपेसिटर 1 के ऊपर जितना चार्ज है, कैपेसिटर 2 के ऊपर जितना चार्ज है, तीनों जो है चूंकि सेम है, तो तीनों को मैं सिंपली क्यों सी बी डिनोट कर सकता हूं। अब वोल्टेज का क्या सीन होगा? तो स्टूडेंट्स, वोल्टेज चुन के यहां से जितना वोल्टेज
बैटरी ने सप्लाई किया है चार्ज, हर चार्ज के पास जितनी एनर्जी है, एनर्जी वोल्टेज मैथमेटिकली बराबर है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज के पास जितनी एनर्जी यहां से चार्ज ने मूव की है, वो एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर इस कैपेसिटर में एनर्जी चूंकि लॉस हुई है, तो इस चार्ज के साथ उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। तो मतलब यह है कि यहां से जितना वोल्टेज सप्लाई हुआ है, वो वोल्टेज कैपेसिटर 1 के ऊपर, अगर मैं इसको कैपेसिटर C1 का नाम देता हूं और इसको कैपेसिटर 2, तो कैपेसिटर 1 के ऊपर जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये है कि थोड़ा सा पोटेंशियल जो है यहाँ पे कम हुआ है और साथ में जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। तो टोटल जो वोल्टेज है वो डिवाइड हुआ है कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 के दरमियान। आधा वोल्टेज जो है यहाँ पे गया है और आधा जो है वोल्टेज यहाँ पे गया है। तो हम क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंट वोल्टेज, जो टोटल सर्किट का वोल्टेज होगा, वो बराबर होगा किस चीज के ऊपर, वोल्टेज एट कैपेसिटर 1 प्लस वोल्टेज एट कैपेसिटर 2। और इसको हम सैंपली इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी है क्या टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, सबसे पहले कैपेसिटर 1 के ऊपर जो कैपेसिटेंस है वो बराबर होगी C1 एज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई V1 की। The charge stored on capacitor 1 per unit potential supplied to the capacitor 1 is known as the capacitance of capacitor 1। तो वो इस चीज के बराबर होगी। तो अगर इसके ऊपर मैं वोल्टेज फाइंड करना चाहूं, तो V को C की जगह शिफ्ट कर ले और C को यहां पे शिफ्ट कर ले, तो V1 बराबर होगी Q1 डिवाइड बाई C1 की। इसको सपोज मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूं। इसी तरह कैपेसिटर नंबर 2 के ऊपर जो वोल्टेज होगी वो बराबर होगी V2 एज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई C2। इसको अगर मैं इक्वेशन बी का नाम दे देता हूं। और इसी तरह टोटल वोल्टेज जो बैटरी ने सप्लाई किया है वो किस चीज के बराबर होगी, क्यू इक्विवेलेंट डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट के। क्यू इक्विवेलेंट डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट के। मतलब टोटल चार्ज stored on the capacitors divided by total capacitance of the capacitors, total capacitance of the combinations। तो टोटल कैपेसिटेंस तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए बी और सी तीनों को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अगर इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर लेते हैं तो V इक्विवेलेंट की जगह जो है इसके जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है इसको हम सिंपली लगा देते हैं। तो Q इक्विवेलेंट, इस P इक्विवेलेंट की जगह Q इक्विवेलेंट डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V1 की जगह V1 की यहाँ पे जो वैल्यू है Q1 डिवाइड बाई C1 प्लस V2 की जगह जो है V2 की वैल्यू Q2 डिवाइड बाई C2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कहा है कि Q इक्विवेलेंट बराबर है Q1 के और Q1 बराबर है Q2 और Q2 बराबर है चार्ज के। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट सैंपल Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। Q इक्विवेलेंट को मैं सैंपल Q से भी डिनोट कर सकता हूं, तो इसकी जगह मैंने सैंपल Q लगा दिया। अब Q1 की जगह भी मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि इसके बराबर है Q डिवाइड बाई C1। और इसी तरह Q2 की जगह भी मैं Q लिख सकता हूं, तो Q डिवाइड बाई C2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है। इसके बाद जो है अगर मैं इनसे Q कॉमन ले लूं
तो 1/c इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई क्यू को मैंने बाहर लिख दिया है, या सैंपल में इस तरह ब्रैकेट में भी इसको क्लोज कर सकता हूं एज इक्वल टू क्यों बाहर, और इनको ब्रैकेट में क्लोज कर ले 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये क्यों बोथ साइड पे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सैंपली हमारे पास रिलेशन बन जाता है 1/c इक्विवेलेंट एज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो स्टूडेंट्स अगर हमें C1 और C2 गिवन है, कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, और दोनों का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है, तो हम इंतहाई इजीली मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। और इसको हम किस तरह से करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, C1 C2, और ऊपर क्या आएगा C1 प्लस C2, और लेफ्ट साइड पे C इक्विवेलेंट आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या करते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो सिंपली आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी दो कैपेसिटर्स जो है वो कनेक्ट हो सीरीज में, तो हम इस फार्मूले के जरिए या इस रिलेशन के जरिए उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर दो से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं, तो सिंपली हम इस रिलेशन को फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, अगर ज्यादा कैपेसिटर्स वो कनेक्ट है, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो ये रिलेशन जो है, सपोज ये रिलेशन नंबर 3 है, तो ये बन जाता है 1/c इक्विवेलेंट एज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अगर 3 कैपेसिटर्स है तो 1/c3 तक आएगा, अगर इससे भी ज्यादा है तो इसी तरह 1/cn तक हम इसको ले जा सकते हैं। अब 3 कैपेसिटर्स के लिए ये कैसे आएगा, C इक्विवेलेंट बनेगा ऊपर जो है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पे भी C3। अगर ये 4 है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बन जाएगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा C1 C2 C3 C4 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ मोर देन वन कैपेसिटर्स, एक से ज्यादा कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस जो है उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में डिक्रीज आता है। स्टूडेंट्स अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास एक वो आ जाता है, नंबर्स आ जाते हैं या कैपेसिटेंस आ जाता है। तो इसके जरिए जब हम कैपेसिटेंस को मालूम करते हैं, टोटल कैपेसिटेंस, सीरीज में जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस में डिक्रीज आ जाता है। तो ये डिक्रीज क्यों आता है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये डिक्रीज इसलिए आता है कि जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहां से जो वोल्टेज गया है, वोल्टेज चार्जेस तो सेम है। अब एक चार्ज जो वोल्टेज लेकर गया है वो कहां पे, दो जगहों पे डिवाइड हुआ है। अगर कैपेसिटर 3 लगे हैं तो वो 3 जगहों पे डिवाइड होगा, तो उस तरीके से वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते। दूसरा रीजन ये है कि इनके दरमियान जो है ये इसी तरह है कि यहाँ पे जो मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम, और यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से भी जो है टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को इन टू इंड्स लगाते हैं, और ये प्रोवाइड करता है सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब पाथ सिंगल होगा तो चार्जेस सेम रहेंगे, और साथ में जो है चूंकि कैपेसिटर्स इन टू इंड लगे हैं इसलिए वोल्टेज डिवाइड होगा। कैपेसिटर 1 के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और यहाँ पे फिर अगेन
वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो सेम नहीं रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है और यहाँ पे ये मुख्तलिफ होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि कैपेसिटेंस इसकी अगर हम इस रिलेशन से फाइंड करते हैं कि कैपेसिटेंस एट कैपेसिटर 1, तो वो हमारे पास बराबर होगी Q1 डिवाइड बाई V1 की। और यहाँ पे जो वोल्टेज इसको प्रोवाइड हुआ है वो इस रिलेशन के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं, V1 को यहाँ पे शिफ्ट करके, C1 को यहाँ पे शिफ्ट करके। तो V1 एज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई C1। इसी तरह वोल्टेज कैपेसिटर 2 के ऊपर जो वोल्टेज है वो V2 एज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई C2। इसी तरह टोटल कैपेसिटेंस जो है टोटल वोल्टेज बराबर होगी वो Q इक्विवेलेंट डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। तो इन तीनों रिलेशंस को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास सिंपली रिलेशन ये आ जाता है। Q जो है क्योंकि तीनों सेम है तो इनको हम सिर्फ Q से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे हम कॉमन लेते हैं, क्यों 1 1 रह जाता है और दोनों साइड्स पे इनको क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 1 ओवर सी इक्विवेलेंट एज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। इन दोनों का एलसीएम लेकर फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो सिंपली लास्ट में ये इक्वेशन या रिलेशन बन जाता है। तो इसके जरिए जो है हम टोटल कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड एंड सीरीज वो हम मालूम कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा है तो इसके लिए भी ये हम सिंपली क्या करते हैं, रेसिप्रोकल उसमें जो है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। अगर 3 है तो 1 ओवर C3 1 ओवर C4, इसी तरह n नंबर तक हम जा सकते हैं और इसके लिए रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम।